कल तक के क्लास तक जब हम पढ़ रहे थे तो कल के क्लास का जो डिस्कशन था, अब तक जो हम पढ़े थे, पद से हटाने का प्रक्रिया, पद से हटाने का मैंने 5 प्रक्रिया बताया था। एक मैंने बोला था अविश्वास प्रस्ताव, एक प्रक्रिया बताया था मैंने प्रत्यावर्तित किया जाना, राइट टू रिकॉल, एक मैंने बोला था त्याग पत्र दिया जाना, साथ ही साथ एक मैंने बोला था पद मुक्ति रिमूवल, और एक होता था सस्पेंशन निलंबन। कितने तरीके से उसको पद से हटाया जा सकता है? 5 तरीके से। मतलब उनका कार्यकाल पूर्ण हुए बगैर उनको बीच में ही उनके पद से हटाया जा सकता है। और इसके हैं टोटल 5 तरीके। अच्छा, इसके अगर टोटल 5 तरीके हैं तो 5 तरीके कैसे हैं, इनको समझने का जरूरत है। अच्छा, तो कल अविश्वास प्रस्ताव क्लियर है क्या सभी का? क्या क्लियर कर डाले हम लोग? सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव पूरा क्लियर हो गया। ये लो भाई अविश्वास प्रस्ताव। अच्छा, अगर हम लोग जो अविश्वास प्रस्ताव पढ़े थे तो यहाँ पे हम हटा सकते हैं सरपंच और उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आज हम दूसरा प्रक्रिया पढ़ेंगे, उसका नाम है प्रत्यावर्तित किया जाना। क्या किया जाना? प्रत्यावर्तित किया जाना, राइट टू रिकॉल। प्रत्यावर्तित किया जाना, राइट टू रिकॉल को पढ़ेंगे। और याद रखेंगे, राइट टू रिकॉल, प्रत्यावर्तित किए जाने का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत में लाया जा सकता है। किसी पदाधिकारी को हटाने का प्रक्रिया प्रत्यावर्तित के माध्यम से सिर्फ ग्राम पंचायत में, इसी को कहा जाता है राइट टू रिकॉल के नाम से जाना जाता है। राइट टू रिकॉल के नाम से हम जानते हैं इसको। अच्छा, मैं बोला ये राइट टू रिकॉल प्रक्रिया है, वह सिर्फ ग्राम पंचायत में लाया जा सकता है, जनपद पंचायत में नहीं लाया जा सकता। और ना ही याद रखेंगे इसको जिला पंचायत में लाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत में लाया जा सकता है। अच्छा, अगर ग्राम पंचायत में लाया जा सकता है ये प्रक्रिया राइट टू रिकॉल, तो किसके खिलाफ लाया जा सकता है? इसके माध्यम से 2 पदाधिकारियों को हटाया जा सकता है। एक तो जिसको हटाया जा सकता है पंच, और दूसरा एक है वह है सरपंच। याद रखेंगे, उप सरपंच के खिलाफ राइट टू रिकॉल नहीं लाया जा सकता। पहले राइट टू रिकॉल है क्या, इस बात को आपको समझने का जरूरत है। इस बात को समझने का जरूरत है। ये गांव है, अभी तक हम यही पढ़ते जा रहे हैं, एक गांव है और इस गांव में एक ग्राम पंचायत का गठन करना है। यहाँ पे सभी पंच लोग चुनाव जीत कर आएंगे। ऐसा करने के लिए हम क्या किए थे, आप सभी को सिस्टम पता है। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको अलग अलग वार्डों में बांट दिए कि नहीं? ऐसी पढ़े हैं, कम से कम 10 वार्ड होंगे और अधिकतम 20 वार्ड एक ग्राम पंचायत में। अब मेरे कहने का मतलब यह है, रिकॉल का मतलब क्या है? रिकॉल का मतलब यह है जिसने उस पदाधिकारी को चुनकर भेजा, यहां के मतदाता सूची में, इस वार्ड के मतदाता सूची में जितने भी लोगों का नाम है, उन सब ने यहां से एक पंच को जिताकर यहां पंचायत में जाकर बैठाया है। और इन्हीं लोग अगर उनको वापस बुला ले, आधे से एक ज्यादा सदस्य यह कह दे हमने आपको भेजा था लेकिन अब हम आपको वापस बुला रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, आप उस पद में बैठाने लायक नहीं हो, उन्हीं लोग जो भेजे हैं उन्हीं को वापस बुलाने का अधिकार दे दें, इस प्रक्रिया को कहा जाता है राइट टू रिकॉल। सरपंच, पूरे गांव के लोगों ने मिलकर क्या बनाया? सरपंच। पूरे गांव के लोग ही मिलकर उस सरपंच को हटाने का प्रस्ताव ला दे। उस गांव के हर वो व्यक्ति जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज है, उन्होंने वोट किया, सरपंच को जिताया, फिर वोट किया, सरपंच को वापस बुला दिया। नहीं चाहिए, आप ढंग से काम नहीं कर पा रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा गुण है ये, हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत ही कम जगह ऐसा गुण देखने को मिलता है। पंचायती राज व्यवस्था में मध्य प्रदेश में इस शब्द का जन्म हुआ है। आप सोचो, आपने विधायक बनाकर भेजा, अगर आपको एक और अधिकार दे दें राइट टू रिकॉल के माध्यम से कि आप जितने लोग विधायक के चुनाव में भाग लिए थे, एक विधायक बनाने में जितने लोग भाग लिए थे, उतने ही लोग मिलकर उस विधायक को वापस ला दो, इसको कहा जाता है राइट टू रिकॉल। और आप सभी को पता है, मतलब इस भाव से आपको समझ में आया, इसमें अधिकार है जनता को।
किसको अधिकार मिल गया हटाने का? जनता को। और आप सभी को पता है, एक बात सोच कर देखो, उप सरपंच के खिलाफ ये क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि उप सरपंच को जनता ने नहीं चुना था। जिसको जिसको जनता ने चुना उसके खिलाफ राइट टू रिकॉल लाया जाता है। पंच को चुने और सरपंच। अच्छा, जनपद में भी एक पद जनता ने चुना था, जनपद सदस्य, लेकिन वहां राइट टू रिकॉल का प्रावधान क्यों नहीं किया गया जानते हो? क्षेत्र बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें राइट टू रिकॉल पॉसिबल नहीं है। इतने लोग मिलकर प्रस्ताव नहीं बना सकते। बहुत बड़ा क्षेत्र है, 5000 लोग हैं, 5000 मतदाता जो अलग अलग गांवों में फैले हुए हैं, उनको एकजुट करना छोटा मोटा टास्क नहीं है। इसलिए इधर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहां आसान है, एक पंच के पीछे अधिकतम कितने लोग होते हैं? 100 लोग मिलकर वापस बुला सकते हैं। या एक ग्राम पंचायत में सरपंच कम से कम कितने लोग रहते हैं? 1000, और यह क्या रहता है? 2000। ऐसा है, ये राइट टू रिकॉल है। अच्छा, प्रत्यावर्तित में दूसरा जो मैं पढ़ा रहा हूं प्रत्यावर्तित में, इसमें अगर आपसे पूछा जाए प्रत्यावर्तित करने का अधिकार किसको है, तो आप देखते जाएंगे। 2 लोगों को हटाना है दोस्त। नंबर 1 किसको हटाना है? पंच। नंबर 2 किसको हटाना है? सरपंच। तो राइट टू रिकॉल, अगर मैं बोल रहा हूं राइट टू रिकॉल, किसको हटाएंगे? पंच को हटाने का अधिकार किसको है? उस वार्ड के मतदाता गण, उस वार्ड में जितने भी मतदाता गण हैं, उनको, उस पंच को राइट टू रिकॉल के माध्यम से हटाने का अधिकार है। सरपंच को हटाने का किसको अधिकार है दोस्त? उस ग्राम पंचायत के मतदाता गण, सभी मतदाता गण, उस ग्राम पंचायत के सभी मतदाता गण, ले वही उस वार्ड के सभी मतदाता गण, राइट टू रिकॉल। पूरे भारत देश में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही ऐसा व्यवस्था देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। क्लियर है? अब कैसे हटाएंगे इस बात को सुनते जाओ आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनेंगे। किसको हटाने का उदाहरण लूं जी आप? चलो बताओ। पंच का लूं? पंच को हटाने का प्रस्ताव लूं? चलो पंच, ये पंच का वार्ड है, तो इस वार्ड में जितने भी सदस्य हैं, कोई जरूरी नहीं है 100 ही हो, इस वार्ड में जितने भी सदस्य हैं, उस वार्ड या पंचायत, आपको दोनों शब्द समझ में आ गया होगा। पंच के लिए कौन सा शब्द लेंगे? वार्ड। सरपंच के लिए कौन सा लेंगे? पंचायत। उस वार्ड या पंचायत के 1/3 सदस्य द्वारा प्रस्तावित या इसी को कहा जाता है हस्ताक्षरित। ध्यान से सुनेंगे हो क्या रहा है, या एक बार सुन ही लो पूरे का पूरा। चलो, इस वार्ड में अगर पंच को हटाना है तो इस वार्ड के 1/3 सदस्य एक प्रस्ताव बनाएंगे। ऊपर में लिखेंगे, शुरुआत में दिनांक लिखेंगे, स्थान लिखेंगे और लिखेंगे, हम वार्ड नंबर 5 के सदस्यगण अपने पंच, जो भी नाम रहेगा उस पंच का नाम लिखेंगे, इस पंच को हटाने का प्रस्ताव लाते हैं। और नीचे में आप नाम लिखते जाएं, जितने लोग हटाना चाह रहे हो, और बगल में साइन करते जाओ। ऐसे कितने लोग होने चाहिए? कम से कम 1/3। और ग्राम सभा को किसको देना है? ग्राम सभा को आवेदन देना है। ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को नहीं। किसको देना है? ग्राम सभा को। आप एक आवेदन दे दो आप कि हम पंच को हटाना चाह रहे हैं। ग्राम पंचायत में नहीं बैठाया जा सकता, 100 लोग हैं। सरपंच को बैठाना है पूरे गांव के 2000 लोग, ग्राम पंचायत भवन में बैठा पाओगे क्या? नहीं। ग्राम सभा में आवेदन दे दो, उसमें 1/3 सदस्य होना अनिवार्य है। उसके बाद एक बैठक नियत किया जाएगा, एक बैठक होगा। अगर पंच को हटाना है तो उस वार्ड के सभी सदस्यों को बुलाया जाएगा, एक तारीख नियत किया जाएगा, 7 दिन पूर्व उस वार्ड के सभी सदस्यों को सूचित किया जाएगा। अगर सरपंच को हटाना है तो उस ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों को सूचित कर दिया जाएगा। 7 दिन पूर्व सभी सदस्यों को, जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, उस वार्ड के सदस्य हैं, उन सबको सूचित करना अनिवार्य है।
सूचित करने के पश्चात, अच्छा वो जो सूचना है जिसमें सूचना दे रहे हो उन सबको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा वो बैठक कब है, किस समय है और उस बैठक का कारण क्या है, ये लिख कर बता दो आप। अभी तो सिर्फ 1/3 लोगों ने क्या बनाया है, प्रस्ताव, प्रक्रिया प्रारंभ करवाए। राष्ट्रपति जी को भी ऐसी प्रारंभ करवाए थे। कल अविश्वास प्रस्ताव में भी प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था, वहां पे कितने सदस्य लोग लिखकर प्रस्ताव बनाकर दिए थे जी, पक्का 1/3 लोग प्रस्ताव बनाकर दिए थे। लेकिन वहां पंचायत के सदस्यगण दिए थे, यहां पे कौन दे रहे हैं, उस वार्ड के लोग, उस ग्राम पंचायत के लोग, ये पूरे के पूरे ग्राम सभा में, या ग्राम सभा बोलो, ये ग्राम सभा के जितने लोग हैं मतदाता सूची में जिनका जिनका नाम है वो सब एक प्रस्ताव बनाकर दे दिए। बैठक हुआ, बैठक में सब हुआ, चर्चाएं हुई, इस पंच को क्यों हटाना चाह रहे हो। जो हटाना चाह रहे हैं डेफिनेटली अपनी बात रखेंगे, जो नहीं हटाना चाह रहे हो अपनी बात रखेंगे, इनको भी अपना व्यक्तित्व रखने का मौका दिया जाएगा। बोल लिए लास्ट में क्या होना है, वोटिंग। अच्छा याद रखेंगे यहाँ पे कोई सरकारी अधिकारी नहीं है, मैंने अब तक कोई सरकारी अधिकारी का नाम नहीं लिया है, ग्राम सभा में ही हो रहा है। हाँ सचिव जरूर उपस्थित रहेगा, सचिव जरूर उपस्थित रहेगा। अब बढ़िया क्या हो रहा है, बैठक हो रहा है, बैठक में वोटिंग होगा, मतदान होगा। और अगर आपको प्रस्ताव पारित कराना है, अगर आपको प्रस्ताव पारित कराना है तो याद रखेंगे कुल सदस्यों का आधे से ज्यादा, लाइन क्या है, कुल सदस्यों का आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा, मैंने आधा नहीं बोला है, आधे से ज्यादा, मतलब टोटल का 1/2 + 1 लोग कह दें कि पंच को हटाना है या सरपंच को हटाना है तो तत्काल प्रभाव से वह हटा दिए जाएंगे। मैं बार बार बोलता हूं, पंचायती राज व्यवस्था में सबसे बड़ा टास्क ये 1/3, ये 1/2 या 1/2-1, इसी सब बातों को याद करना, यही सबसे बड़ा टास्क है। जल्दी से पहली बार किसको हटा सकते हैं, पंच और सरपंच, लिखते चल रहे हैं। उसको हटाने का अधिकार, पंच को हटाने का अधिकार किसका है, उस वार्ड के मतदाता गण। सरपंच को हटाना है तो पूरे का पूरा उस ग्राम पंचायत के सभी मतदाता गण, एक ग्राम पंचायत है पूरे का पूरा, इस ग्राम पंचायत में जितने भी मतदाता लोग हैं वो सब हटा सकते हैं। उस वार्ड/पंचायत के 1/3 कैसा प्रक्रिया प्रारंभ होता है, उस वार्ड या पंचायत के 1/3 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव को किसको दे दिया जाएगा, ग्राम सभा। क्या किसको दे दिया जाएगा, ग्राम सभा को। उसके बाद क्या बुलाया जाएगा, बैठक। क्या बुलाया जाएगा, एक बैठक, ग्राम सभा का बैठक बुलाया जाएगा। लिखते चलो। अब डेफिनेटली सरपंच, हाँ लेकिन एक बात और बता दूं, अगर सरपंच के खिलाफ ही आया है तो वो तो ना उस बैठक को बुलाएगा ना उस बैठक का अध्यक्षता करेगा। बात समझ में आ रहा है, ऐसा है। फिर उस समय उप सरपंच बुलाएगा, वो उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। नियम वही होता है कि नहीं होता है, ठीक। अच्छा फिर लिखेंगे, इस लाइन को लिख डाले, क्या प्रस्ताव बनाकर क्या दिया जाएगा, ग्राम सभा को दे दिया जाएगा, ठीक है। 7 दिन पूर्व सूचना देकर बैठक बुलाया जाएगा, 7 दिन पूर्व सूचना देकर ग्राम सभा का बैठक बुलाया जाएगा, 7 दिन पूर्व सूचना देकर ग्राम सभा का बैठक बुलाया जाएगा। उसी में एक लाइन और लिखेंगे, अगला पॉइंट, जिस पदाधिकारी के खिलाफ प्रत्यावर्तित प्रस्ताव लाया गया है, जिस पदाधिकारी के खिलाफ प्रत्यावर्तित प्रस्ताव लाया गया है उनको बोलने का मौका दिया जाएगा, उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। और अंत में गुप्त मतदान किया जाएगा, और अंत में गुप्त मतदान क्या किया जाएगा, गुप्त मतदान। गुप्त मतदान का मतलब समझते हो जी, वहां पे किसी से अंत में पूछना नहीं है, बताओ कितने लोग सरपंच को हटाना चाह रहे हो, वहां पे हाथ नहीं खड़ा करवाना है लोगों से। क्यों, जान रहे हो, एक दूसरे के प्रति द्वेष का भाव आ जाएगा। पता चला सरपंच खड़ा है, वो भी देख रहा है कौन कौन मेरे को हटाने के लिए हाथ खड़ा कर रहा है, उसके लिए द्वेष का भाव आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अविश्वास प्रस्ताव में भी गुप्त मतदान हो रहा है और प्रत्यावर्तित किए जाने में भी गुप्त मतदान हो रहा है।
ये बात समझ में आया कि नहीं आया आपका? ठीक, अंत में क्या होगा? गुप्त मतदान, और गुप्त मतदान के बाद प्रत्यावर्तित प्रस्ताव को पारित होने के लिए, प्रत्यावर्तित प्रस्ताव को पारित होने के लिए क्या चाहिए? कुल सदस्यों का, अच्छा कुल सदस्य बोलना गलत होगा, क्या लिखेंगे? कुल मतदाता का लिख दें क्या? क्या लिखेंगे? कुल मतदाता का, ये ज्यादा अच्छा है। कुल मतदाता का आधे से ज्यादा, क्या लिखेंगे? आधे से ज्यादा। यह कह दे, हाँ पंच को वापस बुलाना है, तुरंत वापस बुला लिया जाएगा, बोला जाएगा। अगर आधे से ज्यादा लोग नहीं चाहे तो उस समय वह प्रस्ताव क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये बात समझ में आया जी? हाँ बोलो बोलो। हाँ मत रहे ना, क्या दिक्कत है आप? हाँ नहीं, काउंट तो टोटल में होगा, काउंट टोटल में होगा, टोटल मतदाता में काउंट टोटल में होगा। मैं प्रेजेंट एंड वोटिंग फिर ना बोला हूं, नहीं तो मैं लिख देता ना प्रेजेंट एंड वोटिंग का। क्या बोला हूं मैं? टोटल का। मान लो जाए उस दिन 100 लोग हैं वहां मतदाता, आए कितने लोग? 10 लोग। तो 10 लोगों में आधे से एक ज्यादा नहीं खोज लेना है आपको। कितने चाहिए आपको? 51, मतलब 51। बात समझ में आया? प्रेजेंट और वोटिंग का नहीं, कुल का। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? टोटल लिखा हूं मैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग का नहीं लिखा हूं। और याद रखना, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अभी मंडी निरीक्षक या किसी एग्जाम में प्रत्यावर्तित प्रस्ताव किसके किसके खिलाफ लाया जा सकता है, एग्जाम में आया था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। अब भी तुरंत एक दो एग्जाम से पहले टकराए हो आप लोग। बात समझ में आया? अब मान लो जाए किसी सरपंच या पंच को हटा दिया गया, लेकिन उसको आपत्ति है कि मेरे को हटाने में जो प्रक्रिया अपनाया गया वह प्रक्रिया उचित नहीं था, कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में गलती हुई है, तो डेफिनेटली कल भी आपने उनको अपील करने का मौका दिया था कि नहीं? आज भी उनको क्या मौका देंगे हम लोग? अपील करने का मौका देंगे, अपील करने का मौका देंगे। और याद कर रखेंगे, अपील कर सकता है वो 7 दिनों के भीतर। कितने दिनों के भीतर? 7 दिनों के भीतर कलेक्टर को। किसको करेगा? 7 दिनों के भीतर किसको अपील करेगा? कलेक्टर को अपील करेगा। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनेंगे दोस्त आप लोग, नीचे में आप उसको लिखेंगे भी, लेकिन पहले सुन लें। 7 दिनों के भीतर वो कलेक्टर को अपील कर सकता है। 8वें दिन तो उसके पास अपील करने की शक्ति भी नहीं होगी। 7 दिन के पहले अपील करो। अब कलेक्टर क्या करेगा जी? कलेक्टर देखेगा पूरा प्रक्रिया क्या था। जब पहले प्रस्ताव दिया गया था तो 1/3 सदस्य थे कि नहीं, बैठक बुलाने के लिए 7 दिन का बीच में समय था कि नहीं, जब बाकी सब सदस्यों को बुलाया गया, एक दिन बैठक है, सरपंच या पंच को हटाने का प्रस्ताव है, तो बीच में 7 दिन का गैप था या नहीं दे, वो पूरा प्रक्रिया को देखेगा। गुप्त मतदान किया गया था कि नहीं किया गया था, कलेक्टर देखेगा, हाँ सब बढ़िया है। अंत में कहा गया ऐसा नहीं आप कलेक्टर को अपील की और कलेक्टर ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे पंचायती राज व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण तो यही है, हर बात का समय निर्धारित है। कलेक्टर 30 दिनों के भीतर इस मामले को निपटान करेगा। सही प्रक्रिया है तो सही बोलेगा, गलत प्रक्रिया अपनाया गया है तो गलत बोलेगा। जो बोलना है वो कितने दिनों के भीतर बोलेगा? 30 दिनों के भीतर कलेक्टर इस अपील का निपटान करेगा। और उनका 30 दिन कहां से काउंट होगा जी? जिस दिन उसके पास अपील का आवेदन मिला, उसके 30 दिनों के भीतर उस मामले का, उस अपील का निपटान करेगा। हर जगह कल भी अपील किए थे ना आप, कल भी अपील किए थे, कलेक्टर के पास ही अपील करवाए थे अविश्वास प्रस्ताव में। याद आ रहा है? कितने दिनों के भीतर? 30। लिख लो, कलेक्टर 30 दिनों के भीतर इस अपील का निपटान करेगा। 30 दिनों के भीतर इस अपील का निपटान करेगा। चलो प्रत्यावर्तित के मामले में पढ़ो आप लोग। प्रत्यावर्तित क्या प्रावधान है इसको समझें आप लोग, यहां पे समझने की कोशिश करें। आप लोग नीचे ही बनाएंगे, यहां नहीं बना देना जनपद में। प्रत्यावर्तित के संबंध में क्या प्रावधान है? 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। इनकी कोई सीमाएं हैं, इनकी कोई सीमा है। अगर पंच और सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जाना है, मान लो जाए कोई पदाधिकारी ने शुरुआत में अपना पद धारण किया, आप सभी को पता है सामान्यतः उनका कार्यकाल कितना रहेगा? 5 वर्ष। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या है आपका? 5। कितना है? 5। चलो भाई,
अगर इसमें मैं बात करूं, अगर आप प्रत्यावर्तित किए जाने की बात करूं तो याद रखेंगे कि कार्यकाल प्रारंभ होने के 2.5 सालों तक, 2 साल 6 माह तक, किसी पदाधिकारी के कार्यकाल प्रारंभ होने के 2 साल 6 माह तक प्रत्यावर्तित प्रस्ताव उसके खिलाफ नहीं लाया जा सकता। यह बात समझ में आया? अविश्वास प्रस्ताव में कल 1 साल पढ़े थे, आज कितने साल हो गया? 2.5 साल। एक बात और याद रखेंगे, कार्यकाल, उस पंचायत के कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह के भीतर भी प्रत्यावर्तित प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये बात भी समझ में आया? कल जैसा ही है। अगला पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति अपने उपचुनाव के पश्चात, उस पंचायत के किसी उपचुनाव के पश्चात अपना पद धारण करता है, उस परिस्थिति में उसके बचे हुए कार्यकाल के शेष अवधि के आधे समय अंतराल तक प्रत्यावर्तन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। उदाहरण, अगर मान लो जाए यहां कोई पदाधिकारी था, पहले से उस ग्राम पंचायत का कोई सरपंच था, 2 साल बाद अपना त्याग पत्र दे दिया, उसके बाद उस ग्राम पंचायत में उपचुनाव हुआ, कोई सरपंच बनकर आया, सरपंच बना तो डेफिनेटली वो बचे हुए कार्यकाल के लिए ही सरपंच बनेगा। कितने सालों के लिए? 3 साल। कितने साल? 3 साल। तो याद रखेंगे, उसे बचे हुए कार्यकाल शेष अवधि के आधे समय तक, 1.5 साल यहां तक, उसके 1.5 साल तक, यहां से 0 और यहां से उसके लिए 3 हो गया, तो कब तक नीलाना है उसके लिए? 1.5। ये मैंने उदाहरण दिया है, समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट तो था क्या जी? जो 2.5 भी था वो क्या था? उसका जो कार्यकाल है उसके आधा समय, उसका क्या है? आधे समय तक। ये भी क्या है? उसके कार्यकाल का आधा समय। कभी भी उसके कार्यकाल के आधे समय तक नहीं लाया जा सकता। एक बार सोच के देखो, किसी एक पदाधिकारी के खिलाफ उसके एक कार्यकाल में अधिकतम कितने बार, समझ में आया? कितने बार आएगा? 1 बार। किसी भी पदाधिकारी अपने पद ग्रहण करने से लेकर सिर्फ 1 बार, और अविश्वास प्रस्ताव अधिकतम कितने बार लाया जा सकता है? 4 बार। और वो 4 बार तभी होगा जब पिछला 3 बार क्या हो जाए? असफल। बैठो, क्लियर है? ये बात समझ में आया? तीनों पॉइंट जल्दी से लिखोगे, एकदम जल्दी से, स्पीड से लिखेंगे। किसी भी पदाधिकारी पर प्रत्यावर्तन प्रस्ताव, किसी भी पदाधिकारी, किसी भी मतलब 2 ही पदाधिकारी ना, पंच या सरपंच, किसी भी पदाधिकारी पर प्रत्यावर्तन प्रस्ताव उसके कार्यकाल प्रारंभ होने के 2 वर्ष 6 माह तक, कार्यकाल प्रारंभ होने के 2 वर्ष 6 माह तक नहीं लाया जा सकता। पहला पॉइंट। अगला यह है, किसी भी पंचायत के कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह पहले, किसी भी पंचायत के कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह पहले, कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह पहले किसी भी पदाधिकारी के ऊपर प्रत्यावर्तन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। प्रत्यावर्तन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तीसरा पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति उपचुनाव के पश्चात, अगला पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति उपचुनाव के पश्चात अपना पद ग्रहण करता है, यदि कोई व्यक्ति उपचुनाव के पश्चात अपना पद ग्रहण करता है, तो
पंचायत के बचे हुए कार्यकाल के, पंचायत के बचे हुए कार्यकाल के आधे अवधि तक उन पर प्रत्यावर्तन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। आधे अवधि तक उन पर प्रत्यावर्तन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। प्रत्यावर्तन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। एकदम क्लियर है? तीनों पॉइंट समझ में आया? कल ही जैसा प्रस्ताव है, इसको लिमिटेशंस कहा जाता है। इसके लाने की कुछ सीमाएं हैं। प्रत्यावर्तन प्रस्ताव आप कब नहीं लाया जा सकता, इस बात का मुद्दा है। क्लियर है? ऐसा नहीं है जी आज 100 लोग जिताकर भेजे, 1/3 सदस्य मिले, उनको लाने का प्रक्रिया प्रारंभ कर दिए, है ना। ऐसे में पंचायत ढंग से काम नहीं कर पाएगा, ग्राम सभा ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो बार बार परेशान नहीं करना है, एक ही बार आएगा अधिकतम एक अधिकारी के खिलाफ। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया क्या है आपका प्रत्यावर्तन प्रस्ताव। अब मैंने बोला ये दूसरा प्रस्ताव हो गया। दो तरीका, हाँ बोलो भाई। अगला एक तरीका है वो स्वयं त्याग पत्र दे दे। क्या दे दे? वो स्वयं अपने पद से क्या दे दे? त्याग पत्र। लो भाई, अपने स्वयं देखो, इन सब परिस्थितियों में आपको पता है कार्यकाल से पहले उस पदाधिकारी का पद रिक्त हो रहा है। बाद में बताऊंगा जब पद रिक्त होता है उस परिस्थिति में क्या होता है। अभी सिर्फ ये समझो पद कैसे रिक्त किया जा सकता है, किसी पदाधिकारी को कैसे हटाया जा सकता है। त्याग पत्र, रेजिग्नेशन हो, खुद की मर्जी है, खुद की मर्जी है। अच्छा, कौन रेजिग्नेशन देंगे जी? कौन रेजिग्नेशन देंगे आपका? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो रेजिग्नेशन देने वाले कौन दे सकते हैं? सरपंच। दूसरा कौन दे सकता है? उप सरपंच। तीसरा कौन दे सकता है? पंच। पक्का ना? निःशक्त जन व्यक्ति रेजिग्नेशन देने का जरूरत है क्या? अगला नंबर 1 यहाँ पे कौन दे सकता है? अध्यक्ष। अगला कौन दे सकता है? उपाध्यक्ष। अगला और कौन दे सकता है? सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य। अच्छा, यहाँ पे और मेंबर होते हैं दोस्त, याद करके देखो कौन मेंबर होते हैं यहाँ पे? विधायक। कौन होते हैं? वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं क्या अपने पद से? वहां का मैं मेंबर नहीं बनूंगा बोल सकता है क्या? बोल ही नहीं सकते, वो पदेन पद है, वो नहीं बने वहां का मेंबर, वो पद बनाए वहां का मेंबर, उनको पद वहां का मेंबर होना ही पड़ेगा। विधायक नहीं दे सकते, वो 20% सरपंच दे सकते हैं क्या? जो प्रतिवर्ष, जो क्या बोला मैं, प्रतिवर्ष 20% सरपंच प्रतिवर्ष के लिए सदस्य बने, वो दे सकते हैं क्या? नहीं। वो सब कौन है? वो पदेन। ये 3 लोग यहाँ अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। यहाँ पे भी सेम चलेगा, अध्यक्ष, दूसरा क्या रहेगा दोस्त? उपाध्यक्ष, और तीसरा क्या रहेगा आपका? सदस्य। चलो भाई, अगर हम रेजिग्नेशन देने की बात कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनोगे, किसी पंच का मन कर रहा है कि अब मैं पंच नहीं बनूंगा, बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, तो पंच को अगर देना है तो किसको दे दे? सरपंच। किसको दे दे? सरपंच। ये लो भाई, मेरे को बनने का मन नहीं कर रहा है। अगला हम इसमें बात करेंगे सरपंच और उप सरपंच। सरपंच और उप सरपंच अपना त्याग पत्र देंगे एसडीएम को। अनुविभागीय अधिकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुविभागीय अधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल ऑफिसर कहा जाता है। उनको अपना त्याग पत्र दे देते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं। वैसी अगर मैं सदस्य की बात करूं दोस्त, सदस्य अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? अध्यक्ष। और ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसको देंगे? किसको देंगे? कलेक्टर को। किसको दे देते हैं? कलेक्टर को। यहाँ के सदस्य भी किसको देंगे? अध्यक्ष। और यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना रेजिग्नेशन किसको दे देते हैं दोस्त? किसको देंगे? संचालक पंचायत भी सही बोल रहे हो, लेकिन अगर उनसे थोड़ा सा नीचे एक बात आएगा तो संभागीय आयुक्त को भी दे सकते हो आप। संभागीय आयुक्त, सही मायने में बोलो तो इसका लिखवाने का मतलब क्या है? देखो,
अगर आप एक अधिनियम की पुस्तक को पढ़ोगे ना तो वहां पे शब्द लिखा रहेगा, विहित अधिकारी को देगा, विहित अधिकारी अध्यक्षता करेगा, विहित अधिकारी शपथ दिलवाएगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। बाद में जब आप पंचायती राज व्यवस्था के कानूनों को पढ़ोगे, जो वहां के पदाधिकारियों को बनाया जाता है, ट्रेनिंग में समझाया जाता है, वहां से शब्द निकल कर बाहर आता है। ये सब नरूला की पुस्तक में सब शब्द आपको नहीं मिलेंगे कि वे विहित अधिकारी कौन है। उस अधिनियम से हटकर विहित अधिकारी का प्रावधान किया जाता है। आप कम से कम किसको देना है? संभागीय आयोग। उसके ऊपर जिसको दे दें आप, संचालक पंचायत को दे दें आप, लेकिन कम से कम किस स्तर के व्यक्ति को देना है? संभागीय आयोग। ये इनका त्याग पत्र देने का बात है। अच्छा, अब एक बात सुनेंगे दोस्त। पहली बार तो मैं आपको ये बात बता दूं, मैंने बोला ये एसडीएम को जाकर देगा, तो ऐसे आप बिल्कुल मत सोचो कि सरपंच एसडीएम से मिलेगा और अपने हाथों से, शुभ हाथों से रेजिग्नेशन देगा। ऐसा नहीं होता है। वो सूचित करता है एसडीएम को। किसको सूचित करता है? डियर अनुविभागीय अधिकारी, ऐसा लिखेगा ना? नहीं लिखेगा, ठीक। उसको सूचित करेगा, वो तो सचिव दे देता है, ये ले भाई मैं अपना किसको दे दिया हूं? रेजिग्नेशन। इसको किसको ले जाकर दे देना? तुम एसडीएम को। अच्छा, ये जाकर एसडीएम को देंगे और एसडीएम वहां से एक आदेश निकालता है कि वहां से इस ग्राम पंचायत में सरपंच या उप सरपंच का पद रिक्त हो चुका है। तो उस एसडीएम के उस त्याग पत्र के ऊपर आदेश निकालने से पहले या कोई भी पदाधिकारी के त्याग पत्र पर आदेश निकालने से पहले इन लोग अपने त्याग पत्र को अगर वापस ले ले तो उनको त्याग पत्र नहीं माना जाएगा। सचिव दे दिए, सचिव नहीं गया एसडीएम के पास, पहुंच नहीं पाया है, रातों रात आपका मन बदल गया, रातों रात आपका मन बदल गया, या एसडीएम के टेबल में रखा हुआ है, उन्होंने आदेश नहीं निकाला है, टाइपिंग का काम चल रहा है, आप हड़बड़ाते हुए पहुंच गए, नहीं 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 एकदम ठीक है, मैं अपना पद में रहना चाह रहा हूं, त्याग पत्र वापस। बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। हाथ में देते ही आप पद से मुक्त नहीं हुए हो, जब तक वहां से आदेश नहीं निकला है तब तक आप ही सरपंच हो, आप ही उप सरपंच हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आया जी? ये त्याग पत्र बहुत आसान काम है, उसमें कोई तमाशा नहीं। ये तो लोगों की स्वतंत्रता है, पद में रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो। क्लियर है? आगे बढ़ूं क्या मैं? ये याद रहेगा, ठीक। चलो, अगला है त्याग पत्र दे दिए। अगला एक चौथा प्रक्रिया है जिसका नाम है पद मुक्ति। कौन सा प्रक्रिया है? पद मुक्ति। पद मुक्ति को ही कहा जाता है रिमूवल। क्या कहा जाता है? रिमूवल। रिमूवल का मतलब होता है दोस्त सीधे का सीधा उसको पद से हटा दिया जाना, पद से हटा दिया जाना, ठीक है, पद से हटा दिया जाना। लेकिन थोड़ा सुनने में आपको अलग लगेगा। मान लो जाए कोई पंच या सरपंच बना हुआ है, उसको एक व्यक्ति को शक्ति दे दिया जाता है कि वो हटा दे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, अगर कोई ग्राम पंचायत का सदस्य है, कोई सरपंच है, उप सरपंच है या पंच है, इनको पद से हटा दिया जाएगा एसडीएम के द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा आदेश निकाल दिया जाएगा कि अब आप इस पद पर नहीं हैं। अगर हाँ, जनपद पंचायत में अगर मैं बात करूं, जनपद पंचायत के सदस्यों को पद से हटाने की जिम्मेदारी किसको होती है? कलेक्टर। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे संचालक पंचायत। किसको होती है? संचालक पंचायत। अच्छा, इधर ध्यान देंगे आप, क्यों हटा रहे हैं? क्या उनका मन कर रहा था एसडीएम का, इस गांव का सरपंच अच्छा नहीं दिखता है तो इसको हटा दूं, ऐसा करेगा क्या वो? कुछ तो आधार होगा, कुछ तो आधार होगा। किस आधार पर हटाएगा? सबसे बड़ा प्रश्न। आधार क्या माने? जिस आधार पर किसी पंचायत के पदाधिकारी, वो पदाधिकारी जो चुनाव जीत कर आए हैं, लोगों ने चुनाव जीतकर जिताया है, लोकतांत्रिक देश में जहां पे वो लोकतांत्रिक तरीके से जीता है, उसको हटाने की शक्ति एक आदमी को दे रहे हो आप। ये छोटा मोटा बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा? क्यों हटाओगे आप? क्यों हटाओगे जी? पंचायत की बैठक। इसमें एक शब्द बोलता हूं, उस शब्द का पूरा एक पेज में मीनिंग है। जब आप अधिनियम को पढ़ोगे, अपने कर्तव्यों में
अपने कर्तव्यों के पालन में अवाचार का प्रयोग किया है। अपने कर्तव्यों के पालन में उन्होंने अवाचार का प्रयोग किया है। अब अवाचार क्या होता है? अच्छे आचरण का प्रयोग नहीं किया, अपने कर्तव्यों का उन्होंने पालन नहीं किया। जैसे कि क्या क्या कर दिया, इसको सुनते जाओ। बहुत सारे मीनिंग है। अवाचार का परिभाषा है, फिर अवाचार का परिभाषा है अधिनियम में। उतना दिमाग मत लगाओ, आपको नहीं हटाना है। जिस दिन हटाना एसडीएम बनोगे आपको खुद पता चल जाएगा कैसे हटाना है, ठीक? फिर भी सुन लो। जैसे कि उन्होंने क्या किया, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। अपने कर्तव्यों का घोर अपेक्षा किया है। एकदम गजब शब्द है ना, घोर में बहुत बड़ा बात है। थोड़ा बहुत अपेक्षा चल जाएगा। क्या किया है उन्होंने? घोर समझते हो? बहुत ज्यादा। अपने कर्तव्यों का उन्होंने घोर अपेक्षा किया है। घोर अपेक्षा का मतलब, जैसे कि पंचायत के बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी है जी? सरपंच की है। वो बैठक ही नहीं बुलाता है, 25 दिन बीत जाता है, बेचारा सचिव बुला काम चला रहा है। बात समझ में आ रहा है? वो प्रस्ताव ही नहीं रख रहा है। वो सामान्य प्रशासन समिति का सभापति है सरपंच। वो सरपंच क्या कर रहा है? बैठक में ही नहीं बुला रहा है समिति का। इसको कहा जाता है घोर अपेक्षा किया जा रहा है। जनपद पंचायत के बैठक में जा बैठना था उनको, वो बैठ नहीं रहा है। इसको कहा जाता है अपने कर्तव्यों का घोर अपेक्षा किया है, नहीं पालन किया है अपना। या लगातार 3 बैठकों में गणपूर्ति नहीं कर पा रहा है, और मौका दिया जाता है, एक बार में नहीं हटाया जाता है, फिर भी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का घोर अपेक्षा किया जाने पर। नंबर 2, विदेशी नागरिकता लेने पर पता चला सरपंच बना, मौका मिला सऊदी अरब जाने का, उधर ही चले गया वो। विदेशी नागरिकता लेने पर लगातार 3 बैठकों में बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहने पर। क्या लिखेंगे? बिना सूचना, बैठ जाओ आप लोग। बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहने पर। सूचना देकर आप अनुपस्थित रह सकते हो भाई। ऐसा ना हो आप बैठक में नहीं आ रहे हो, पता नहीं आप किधर है, बता दो मेरा इलाज चल रहा है, मैं मेडिकल लीव में हूं, जो भी आपको लग रहा है आप बता दो, उसके बाद आप रहो। बिना सूचने दिए लगातार 3 बैठक, मैंने लगातार शब्द बोला है। ऐसे समय में आपके ऊपर क्या हो सकता है? कार्यवाही हो सकता है। अच्छा, बैठक जो है ना, कोई भी बैठक हो सकता है, ग्राम पंचायत का भी बैठक या आपके समिति का भी बैठक। समिति के भी में भी मेंबर हो आप, उसमें भी आप अनुपस्थित रह रहे हो और कोई बताया ही नहीं हो, सूचना ही नहीं दिए हो। ऐसे परिस्थिति में अच्छा, आप ऐसा ही खतरनाक वाला, आप हो सकता है आपने महिला सम्मान नहीं किया है। क्या किया है आपने? महिला सम्मान के विरुद्ध कार्य किया है। महिला सम्मान के विरुद्ध, ठीक है मिलिंद? ये सब बातों का ध्यान रखना है आगे नौकरी में। महिला सम्मान के विरुद्ध कार्य करने पर बहुत सारे है जी, जितना पढ़ते जाऊंगा ना खत्म नहीं होगा। 2-4 ठो याद रखो। इन सब कारणों से ओवरऑल यह है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हो। इस परिस्थिति में आपको हटाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक शब्द, देश की एकता और अखंडता को आपने प्रभावित किया है। किसको प्रभावित किया है? देश की एकता और अखंडता। उदाहरण, गांव में कोई दंगा हो गया, इन केस सांप्रदायिक आधार पर दंगा हो गया, पता चला उस गांव का सरपंच उस दंगे में लीड रोल में था। या हो सकता है पता चला किसी गांव का सरपंच नक्सली गतिविधियों में लिप्त पाया जा रहा है, उनका सहयोग कर रहा है, भारतीय सेना के खबरों को, पुलिस की खबरों को नक्सलियों को दे रहा है। वो देश की एकता और अखंडता को प्रभावित कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लास्ट में लिखो, सही मायने में बोलूं, उसको सबसे पहले लिखना था मेरे को।
वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई पदाधिकारी देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करता है और ये दो शब्द अपने कर्तव्यों का घोर अपेक्षा करता है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। आप पदाधिकारी बने हो, पंच, सरपंच, उप सरपंच हो, आपको पता होना चाहिए आपको किस प्रकार अपना कार्य करना है। इन सब बातों के आधार पर ग्राम पंचायत के संबंध में एसडीएम यह आधार मानकर उसको पद मुक्त कर सकता है। पद मुक्त कर दिए, आज से आप सरपंच नहीं हो, हाँ, लेकिन पद मुक्त किए जाने के पश्चात बाद में बताऊंगा इस सब परिस्थिति में क्या होता है। इस परिस्थिति में क्या होता है जब कोई भी पद मुक्त होता है, एक साथ चर्चा कर दूंगा। और मैं यह कहना चाह रहा था कि पद मुक्त करने से पहले कोई भी आधार पर उस पदाधिकारी को 90 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करना है। सो कॉस्ट नोटिस आप जारी कर दो, उनसे पूछो कारण क्या था कि आपने ऐसा कोई व्यवहार किया। 90 दिनों के भीतर उनको अपना कारण बताने का मौका देना है और उसके बाद उसको क्या कर देना है, पद मुक्त कर देना है। अगर उसका कारण आपको लगता है वो ढंग से कारण नहीं बता पाया, उसका कारण उचित नहीं है, हाँ, हमारे पूरे पंचायती राज व्यवस्था में शुरू से आप एक चीज समझते आ रहे हो, हर व्यक्ति को हटाने से पहले उसको एक मौका जरूर देना है। चाहे अविश्वास प्रस्ताव हो, चाहे प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हो, चाहे जोश में आकर वो त्याग पत्र दे दिया है, फिर भी देखो मौका दिया है। जब तक आदेश जारी ना हो आप उसको वापस ले सकते हो। मौका जरूर दिया जा रहा है, यहां पे भी मौका दिया गया। 90 दिनों का भीतर उनको क्या जारी किया जाएगा, कारण बताओ नोटिस। ठीक है भाई। और एक बात और आप याद रखना है, अगर किसी पंचायत के पदाधिकारी को, चाहे यहां का हो, यहां, अच्छा आप ये बताओ, विधायक को हटा पाओगे क्या इधर? सरपंच को यहां से हटा पाओगे क्या? पदेन को नहीं ना, इन्हीं लोगों को हटा सकते हो बस। अच्छा, मैं क्या कहना चाह रहा था, अगर कोई पदाधिकारी इनमें से किसी भी आधार पर किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा पद मुक्त कर दिया गया तो अगले 6 साल तक वह कोई भी चुनाव, पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगा। बात समझ में आया? कितने साल होता है? 6 साल तक वह पदाधिकारी यदि पद मुक्त किया गया तो कोई भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगा। जब भी अगला चुनाव होगा, ना सरपंच का लड़ना है ना पंच, क्योंकि आप अवाचार के दोषी हो, आप में अवाचार है। आप, यह आपके लिए एक शास्ति है, एक दंड है इस अधिनियम के तहत। कितने साल तक? 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ना है। ठीक है, लिखेंगे पद मुक्त किए जाने पर वह अगले 6 सालों तक पंचायत चुनाव का हिस्सा नहीं बन सकता, कोई भी पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले सकता। पांचवा में आ जाए हम लोग, कौन है? निलंबन। यहां तक क्लियर है? अगला है, लास्ट तरीका है किसी को पद मुक्त करने का, पद से हटाए जाने का 5वां तरीका कौन है? निलंबन। सस्पेंशन की बात है, और सस्पेंशन का मतलब आप लोग समझ में आता है जी, किसी को सस्पेंड करना, इसका मतलब पूरे का पूरा वो अपने पद से मुक्त नहीं हुआ है, अभी उसको बोल दिए आप काम में नहीं आओगे, आपको अधिकार नहीं है, आपके ऊपर जांच चल रहा है, जिस दिन जांच पूरा हो जाएगा और आप दोषी नहीं होगे आप फिर काम में आ सकते हो। क्लियर है? निलंबन, जो आप शब्द पढ़ रहे थे, निलंबन का मतलब क्या है जल्दी से सुन लो। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में हत्या, जेल में हत्या, महिला एवं बालकों से संबंधित कोई अपराध किया है, उनके ऊपर बलात्कार का केस चल रहा है, उनके ऊपर कोई आपराधिक मामले चल रहे हैं, ऐसा हुआ कि उनके ऊपर नशा और खाद्य सामग्री के जमाखोरी से संबंधित कोई मामले न्यायालय में विचाराधीन है, वो अपने क्षेत्र में नशा से रिलेटेड, शराब से रिलेटेड खरीदी बिक्री करवा रहा है, ऐसे परिस्थिति में एसडीएम पंचायत के संबंध में किसको? एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी उस पदाधिकारी को निलंबित कर सकता है। कौन निलंबित कर दिया? एसडीएम। किसको? सरपंच, उप सरपंच या पंच, वही जो दोषी पाया गया। अच्छा, वो दोषी नहीं है अभी,
उनके ऊपर क्या चल रहा है, मामला क्या चल रहा है। और जिस दिन वो दोषी पाया गया, न्यायालय ठहरा दिया कि तुम दोषी हो, प्रूव हो गया कि हाँ उस मामले में था, तो डेफिनेटली उस समय से उसको क्या कर दिया जाएगा, पदमुक्त किया जाएगा। पहले क्या किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा। कब तक निलंबित हो आप, अभी आप दोषी नहीं हुए हो, आपके ऊपर क्या चल रहा है, न्यायालय में मामला चल रहा है, उस परिस्थिति में निलंबित किया जाता है। और जो भी पदाधिकारी निलंबित करेंगे, पंचायत के मामले में अलग अधिकारी, जनपद के मामले में अलग, जो भी निलंबित करेगा वह 10 दिनों के भीतर, 10 दिनों के भीतर अगर यहां एसडीएम है, अनुविभागीय अधिकारी है, तो यह सूचना, किसी पदाधिकारी के निलंबन की सूचना 10 दिनों के भीतर राज्य शासन को देगा। किसको सूचना देगा, राज्य शासन को 10 दिनों के भीतर सूचना देगा। क्लियर है। अच्छा, 10 दिनों के भीतर राज्य शासन को सूचना देगा। और राज्य शासन का काम क्या रहेगा, जो निलंबन हुआ है वह सही है या नहीं है इसकी पुष्टि करना। वो एसडीएम को कहेगा हाँ आपने जो सस्पेंशन किया है वो सही है, तो उनका सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन 90 दिनों के भीतर अगर राज्य शासन से कोई जवाब नहीं आया, मैंने बोला जवाब आया ही नहीं, तो उसी समय वह निलंबन आदेश रद्द हो जाएगा और वो फिर से अपने पद पर आ जाएगा। मतलब यहां राज्य शासन का भी कर्तव्य है कि अधिकारी के द्वारा जारी किए गए निलंबन आदेश पर 90 दिनों के भीतर अपना निर्णय देना, हाँ या नहीं, जो भी ये बताना। नहीं बताओगे तो इस अधिकारी की शक्ति समाप्त हो जाएगी, जो उन्होंने निलंबन आदेश जारी किया है। समाप्त हो गया ना, 90 दिन बाद निलंबन आदेश समाप्त, निरस्त। कोई भी दोषी हो, कोई भी अपराधी हो, वो वापस अपने सरपंच और पंच के काम में लग जाएगा वो। लेकिन बाद में आपको बताऊंगा, अगर आपको निलंबन आदेश जारी हो गया, आदेश जारी होने के बाद आप पंचायत की बैठकों में भाग नहीं लोगे, आप मत नहीं लोगे, आप मत नहीं दोगे। आप ऐसा कोशिश किए कि पंचायत की बैठकों में भाग लोगे, आपको दंड दिया जाएगा। कितना दंड जानते हो? मान लो जाए किसी ए नामक व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया, 4 दिन बाद पंचायत का बैठक था, वो पंचायत के बैठक में जाकर बैठ गया, खबर भिजवाए इसको तो सस्पेंड किया गया, फिर भी पंचायत में आकर बैठ रहा है, तो एक बैठक का दंड है 50 रुपया। कितना है? पंच को, सरपंच को बोले तुमको महंगा वाला दंड देंगे 100 रुपया। इतना बात समझ में आया? निलंबन आदेश समझ में आया? चलो जल्दी से लिखेंगे दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निलंबन में बहुत सारी चर्चाएं हो गई। सबसे यहां पे निलंबन कौन कर सकता है? निलंबित किसको किसको करोगे जी? ये 3 लोगों को। यहां पे भी कितने लोगों को करोगे? 3। बाकी को नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी पद क्या है? पदेन है। बाकी पद क्या है? पदेन। निलंबन, ठीक। यहां पे लिखेंगे एसडीएम, अनुविभागीय अधिकारी। और यहां पे आप लिख सकते हो, यहां पे निलंबन आदेश जारी कर सकता है अतिरिक्त कलेक्टर। अतिरिक्त कलेक्टर या कलेक्टर दोनों जारी कर सकते हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे आदेश जारी कर सकता है कलेक्टर। कौन जारी कर सकता है? कलेक्टर। निलंबन आदेश के बारे में मैं चर्चा किया। हाँ, एसडीएम। कौन करेगा? एसडीएम। पंचायती राज व्यवस्था में आप शुरुआत से ही देखे होंगे, अंतिम शक्ति हमेशा किसके पास डाल दी गई है? एसडीएम, अनुविभागीय अधिकारी। लिख डाले क्या? अब लिखेंगे दोस्त आधार। आधार, निलंबन किस आधारों पर किया जा सकता है? लिखेंगे यदि हत्या, लिखेंगे यदि हत्या, कामा जेल में हत्या, महिला एवं बाल शोषण, महिला एवं बाल शोषण, जल्दी लिखेंगे, कामा गैर इरादतन हत्या, गैर इरादतन हत्या। समझते हो गैर इरादतन? इरादा तो नहीं था हत्या करने का, फिर भी हत्या हो गया, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट गैर इरादतन हत्या होता है।
उसको मारने का मन तो था नहीं, परिस्थिति ऐसे बनी किसी से कि हो सकता है एक्सीडेंट में किसी की जान चली गई, तो डेफिनेटली उनके ऊपर केस चलता है गैर इरादतन हत्या, और इस मामले में उसको दोषी पाया जाता है। जिस प्रकार हत्या के मामले में 10 साल का सजा होता है, इसमें 10 साल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी सजा दिया जाता है। अगला हो गया बलात्कार, लिखते चलेंगे। खाद्य सामग्री और औषधि अपमिश्रण, खाद्य सामग्री और औषधि अपमिश्रण मतलब मिलावटखोरी है ये। खाद्य सामग्री और औषधि अपमिश्रण, नशाखोरी से संबंधित मामला, यदि न्यायालय में, यदि सभी के लिए है ना, वो सभी के लिए है, वो मतलब समझ रहे हो, ये तीनों के लिए है ना। क्या लिखा है जी? यदि न्यायालय में विचाराधीन है, यदि न्यायालय में विचाराधीन है, मैंने क्या बोला है? विचाराधीन। विचाराधीन मतलब समझते हो ना, न्यायालय में वो मामला चल रहा है, उस परिस्थिति में निलंबन किया जा सकता है। लिख डाले, इतना लिखेंगे। लिखेंगे विहित अधिकारी, ये सब विहित अधिकारी है, जिनको अधिकार कहा गया उसको क्या कहा जाता है? विहित अधिकारी। किसी पदाधिकारी के निलंबन की सूचना, विहित अधिकारी किसी पदाधिकारी के, जब भी पदाधिकारी बोलता हूं समझते हो दोस्त लोग, आप लोग है ना, ये सब पदाधिकारी है ना। किसी पदाधिकारी के निलंबन की सूचना 10 दिनों के भीतर, 10 दिनों के भीतर राज्य शासन को भेजेगा, राज्य शासन को भेजेगा। लिख डालें। और राज्य शासन द्वारा 90 दिनों के भीतर, 90 दिनों के भीतर निलंबन आदेश पर, निलंबन आदेश पर पुष्टि नहीं की जाती है, निलंबन आदेश पर पुष्टि नहीं की जाती है, उस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में यह आदेश निरस्त हो जाएगा, उस परिस्थिति में यह आदेश निरस्त हो जाएगा। आदेश निरस्त होने का मतलब समझ में आ रहा है जी? अब वो निलंबित नहीं होगा, राज्य शासन से उसकी पुष्टि आवश्यक है। विहित अधिकारी के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम नहीं है। अंतिम निर्णय कौन लेगा? राज्य शासन। कौन लेगा? राज्य शासन। क्लियर है क्या? ये 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं किसी को पद से हटाए जाने का? 5। जल्दी से इधर ध्यान दो आप लोग। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से एक किसको? सदस्यों को, पंचायत के सदस्यों को शक्ति दी गई है, पंचायत के सदस्यों को शक्ति दी गई है। प्रत्यावर्तन के माध्यम से मतदाता लोगों को शक्ति दी गई है। त्याग पत्र के माध्यम से पद से हटने की शक्ति स्वयं को दी गई है, खुद को शक्ति ना। पद मुक्ति में आपका एक अधिकारी को शक्ति दी गई है, इसको कहा जाता है शक्ति दी गई है विहित अधिकारी को। और याद रखेंगे निलंबन के माध्यम से भी विहित अधिकारी को, ये शासकीय सरकारी अधिकारी होते हैं सब विहित अधिकारी। और हर बात मैं बोलता हूं दोस्त, हर बार आपको मैं बोलता हूं, कल भी बोला, अगर कभी ऐसा हुआ, ध्यान से सुन लो एक बात, अगर एसडीएम ने किसी सरपंच को निलंबित कर दिया और राज्य शासन ने कह दिया आपका निलंबन आदेश गलत था, उसको निलंबित करने की जरूरत नहीं है, ऐसे परिस्थिति में भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। इस अधिनियम के आखिरी में लिख दिया गया है, सभी अधिकारियों के द्वारा
सभी अधिकारियों के द्वारा सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई से इन सब को संरक्षण है, इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करना है। ये सब लोक सेवक, सरकारी अधिकारी, हर अधिनियम में ऐसा शब्द होता है। तो किसको किसको शक्ति दिया गया हो और क्या प्रक्रिया अपनाया जाएगा, समझ में आया? ये दो प्रक्रिया बार बार पूछे जाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव और प्रत्यावर्तित। बार बार इन पांचों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, क्योंकि इसमें एक प्रक्रिया है। 3/4, 2/3, 1/2 इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है। बहुत बड़ा पार्ट पंचायती राज का समाप्त हो गया, बहुत बड़ा पार्ट, और लगभग पंचायती राज ही समाप्त हो गया। हाँ, अब छोटे छोटे मुद्दे हैं, जैसे अब कल के क्लास से ही डिस्कशन करूंगा मैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे पंचायत का कार्यकाल कैसे गणना करें, क्या क्या होगा। पद रिक्त हो गया, पांचों परिस्थिति में पद रिक्त हो गया, तो अब कौन बनेगा? सरपंच को तो हटा दिया आप उसके पद से, क्या होगा? आप गांव का सरपंच कैसे चुना जाएगा, कौन होगा सरपंच? इन सब बातों पर हम कल के क्लास में चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग कैसा होता है, वित्त आयोग कैसा होता है, बजट कैसा होता है, अब अलग अलग आरक्षण कैसा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं पढ़ा है अभी आरक्षण। अब एक एक मुद्दों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। क्लियर है जी? कल का हमारा क्लास, और कल लगभग पंचायती राज मोस्ट प्रोबेबल है समाप्त हो जाएगा, नहीं होगा तो बचा हुआ परसों के क्लास में होगा।